दोस्तों स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3 दिनों में हम सबको ऐसा लगा था कि अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगा। लेकिन आज के दिन, आज की तारीख है 21 फरवरी 2025 और आज के दिन भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हम इन्वेस्टर्स को अपनी पोर्टफोलियो को कट कर देना चाहिए? क्या हमें भी क्विट करके या एग्जिट करके मार्केट से निकल जाना चाहिए? इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगले 1-2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा मार्केट में इन्वेस्टेड रहने के लिए और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि मैंने एक आम का पौधा लगाया। आम के पौधे को लगाने का मेरा मकसद इतना है कि वो पौधा बड़ा हो और मुझे उसका फल मिले, फ्रूट मिले। अब एटलीस्ट 5 से 8 साल मुझे इंतजार करना होगा उस पौधे को लगाने के बाद, क्योंकि एक आम के पेड़ को फल देने के लिए 5 से 8 साल लगते ही लगते हैं। अब ऐसे में 8वें साल में मुझे मान लीजिए पौधे से फल मिल गया, 9वें साल में नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से कई लोग होंगे जो कि ये कहेंगे कि भाई 9वें साल में नहीं मिला तो अगले साल इंतजार कर लीजिए, आम के पौधे में फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हम ये बातें क्यों नहीं समझते हैं? जब भी छोटी सी गिरावट हो जाती है 10, 15, 20% या इवन 30% की जब गिरावट हो जाती है तो हम पैनिक में क्यों आ जाते हैं? एज एन इन्वेस्टर मार्केट का बिहेवियर हमें समझना होगा और बेस्ड ऑन दैट हमें एटलीस्ट 5 से 8 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। ये बात हमें समझनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। हालांकि जो गिरावट हो रही है मोस्टली आपको लार्ज कैप्स में देखने को मिल रही है आज के दिन। स्मॉल कैप और मिड कैप्स में थोड़ी बहुत आपको कंट्रोल सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये जो गिरावट हुई है, राइट, यहाँ पे ये पर्टिकुलर गिरावट हुई है करीब करीब 14% के आसपास की रीसेंट हाई से। हमें ये समझना होगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर गिरावट है ये ऑफ सीजन है, यानी कि ये वो साल है जहाँ पे मेरा आम का पेड़ मुझे फल नहीं दे रहा है। इसको समझने के लिए हमें पास्ट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। तो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए सिंपल सा मैं इसको कर दिया हूँ एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे। एक वीक पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि 2021, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं हम, 2021 में जा रहे हैं। 2021 में करीब करीब 18,599 के आसपास हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास गया था। उसके बाद से अगले कुछ महीनों तक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 2022 जून तक यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली और ये जो गिरावट थी सीधे सीधे इसको ले आई 15,343 पे। ये वो गिरावट अगेन, वो जो आम का पेड़ था उस आम के पेड़ में फल नहीं मिले। अब कोई इन्वेस्टर ये सोच के इस पेड़ को काट देता कि नहीं भाई अब यहाँ पे फल नहीं मिल रहा है, इतने सालों तक मुझे फल दिया इसने, चलो इसको काट देते हैं। काटने का मतलब है एग्जिट कर देते हैं। तो ये जो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट हुई थी 26,000 के आसपास हमारा निफ्टी चला गया, उससे हम वंचित रह जाते। तो इतनी सी साइकोलॉजी हमें समझनी होती है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। इस तरह की कई गिरावटें हुई हैं मार्केट में और गिरावटों के बाद एक नया हाई बनाया, इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है, देखिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। हम में से मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम किसी एक रैंडम ब्रोकर के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और हमें उसको समझने में अगले 1-2 साल लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रोकरेजेज हमारे क्यों जा रहे हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे ब्रोकरेजेज हमारे जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे ट्रेड्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे शून्य फिनवेजिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोस्टली आपका जो डिलीवरी है, डिलीवरी तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस वगैरह भी नहीं है। साथ ही साथ और भी कई तरह के चार्जेस हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं देने होते हैं आपको। बहुत सारे ब्रोकर्स में बहुत तरह के हिडन चार्जेस होते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन करूंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह के ब्रोकर के पास हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, खासतौर पे जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स। हमने जेरोदा का ओपन कर लिया है, धन का ओपन कर लिया है, अपस्टॉक्स का ओपन कर लिया है और साथ ही साथ शून्य फिनवेजिया का। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा 500 की बाइंग प्राइस है, 550 की सेलिंग प्राइस है और 500 यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करने के साथ आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे टर्नओवर जो आ रहा है, टर्नओवर के साथ ही साथ जो ब्रोकरेज लग रहा है शून्य फिनवेजिया में,
वो मात्र 10 रुपये का लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हर ऑर्डर पे मैक्सिमम 5 रुपये लगते हैं। और साथ ही साथ जो आप ये देख रहे हैं राइट, STT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, अदर चार्जेस, GST, सेबी फीस, ये सब आपको अक्रॉस डिफरेंट ब्रोकर्स देना ही देना पड़ता है। ये सब स्टैंडर्ड चार्जेज हैं, गवर्नमेंट चार्जेज हैं, सेबी चार्जेज हैं, जो कि हमें देना पड़ता है किसी भी ब्रोकर के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए तो टोटल कॉस्ट टू ट्रेड करीब करीब 99.57 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। अब वही चीज़ हम कैलकुलेट करें अगर जेरोधा में, तो जेरोधा में आप देखिए 500 की बाइंग प्राइस, 550 की सेलिंग, क्वांटिटी 500 अगेन। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोकरेज सीधे सीधे 40 का हो जाता है। यहाँ पे अगेन STT, GST, सेबी चार्जेज, ये सब आपको देने ही पड़ रहे हैं। यहाँ पे टोटल टैक्स एंड चार्जेस मिला के 140 रुपए का हो रहा है। अब ध्यान दीजिए 100 रुपए से कम था शून्य बाई फिनवेजिया में, यहाँ पे 140 रुपए के आसपास है। अगर हम वहीं पे धन पे कैलकुलेट करें सेम चीज, तो यहाँ पे आप देखिए आपको 40 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ रहा है और ये सब चार्जेस मिला के करीब करीब 142 रुपए के आसपास टोटल चार्जेस हो रहे हैं। अगर इसी को हम कैलकुलेट करें अब स्टॉक्स पे, तो अब स्टॉक्स पे भी ब्रोकरेज 40 रुपए का, टोटल यहाँ पे जो चार्जेज हैं सब मिला के 145 रुपए के आसपास हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सबसे कम चार्जेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो शून्य बाई फिनवेजिया के प्लेटफॉर्म पर केवल 99 रुपए 57 पैसे के आसपास देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द अदर स्टैंडर्ड चार्जेज। अब यहाँ पे पॉइंट्स टू ब्रेक इवन आप देखिए केवल 0.20 का है शून्य बाई फिनवेजिया में। वहीं पे अगर हम जेरोधा में देखें तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे 0.28 के आसपास है। धन में अगर हम देखें तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे 500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये कैलकुलेशन यहाँ पे सही नहीं है। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन हालांकि यहाँ पे अराउंड 0.5 के आसपास होना चाहिए। और अब स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन यहाँ पे 0.29 के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 0.20 के आसपास पॉइंट्स टू ब्रेक इवन। तो ऑल इन ऑल शून्य बाई फिनवेजिया के प्लेटफॉर्म पर आपको कम से कम ब्रोकरेजेस लग रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बल्क ट्रेडिंग करते हो या स्कैल्पिंग करते हो, कई सारे ट्रेड्स एक ही दिन में लेते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत हैवी ब्रोकरेजेस हमारा ब्रोकर ही ले रहा होता है, क्योंकि फ्लैट 40 रुपए हर ट्रेड पे लग रहे होते हैं। आप मान लीजिए कि एक दिन में 30-40 ट्रेड्स ले रहे हैं तो वहाँ पे हजारों रुपए जो है ब्रोकर के पास जा रहे होते हैं। तो ऐसे में शून्य बाई फिनवेजिया के साथ हम काफ़ी सारा ब्रोकरेजेस सेव कर सकते हैं। तो इसकी लिंक और डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सभी की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं निफ्टी की प्लेटफॉर्म पर। निफ्टी आप देखिए, निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई गया था 26,286 के आसपास। करंटली यहाँ पे देखें तो आपको एक ओवरसोल्ड जोन दिखाई दे रहा है। ऑसम ऑक्सीलेटर के पास यहाँ पे नीचे बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए ऑसम ऑक्सीलेटर के पास यहीं से नीचे बनना शुरू हो गए थे सितंबर अक्टूबर के महीने से। सितंबर अक्टूबर का ये महीना था, हमने यहाँ पे भी डिस्कशंस किए थे। यहाँ से एक्चुअल में इनिशियल जो अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद देखिए आपको कंसिस्टेंटली बार्स नीचे की तरफ ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़े समय के लिए यहाँ पे दिसंबर के महीने में बने थे ऊपर की तरफ, बट ऑल इन ऑल देखें तो आपको बार्स नीचे की तरफ ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ओवरऑल हमारा मार्केट। अब अगर इसी को हम कर दें एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो अगेन आप देखिए काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे अप्रैल के बाद से अप्रैल 2023 के बाद से हमें ऑसम ऑक्सीलेटर के पास नीचे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे RSI लेवल्स ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसी को अगर हम कर दें यहाँ पे एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर, तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए पिछली बार ऑसम ऑक्सीलेटर के बार्स यहाँ पे बने थे इस पर्टिकुलर कोविड के समय पे, यानी कि 2020 में। अभी भी यहाँ पे आपको ऑसम ऑक्सीलेटर के पास नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी भी RSI यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया है एज पर 1 मंथ कैंडलस्टिक चार्ट। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो है, बट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में है, ना कि बल्क इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। बल्क इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी कब आती है, जब ऑसम ऑक्सीलेटर के पास नीचे बन जाते हैं, RSI ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है और 25-30% से ज़्यादा की गिरावट हो जाती है मार्केट में ओवरऑल। बस इतनी सी बात को हमें समझना है। इसके इन एंड अराउंड ही सारी थ्योरीज हैं, इसके इन एंड अराउंड ही सारे इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। इतनी सी इंपॉर्टेंट बात अगर हम समझ लेते हैं तो बेसिकली हम पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं आसानी से। ठीक है,
चलिए यहाँ पे पिछली बार देखें तो पिछली बार हम देख सकते हैं 2008 में हमारे पास ऑसम ऑक्सलेट के पास नीचे आए। तो बहुत कम ऐसे होता है, ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम आते हैं कि हमें एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे ऑसम ऑक्सलेट के पास नीचे बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें जब भी एसआईपी वाला इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें फॉलो करना है एक वीक का कैंडलस्टिक चार्ट और उस पर देखना है हमें ऑसम ऑक्सलेट के पास नीचे बन रहे हैं। तो नीचे जब बन रहे होते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन सर्टेन स्टडीज मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह का मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यही फॉलो करिए। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है, उस समंदर में आप जितना समय व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा मार्केट के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। केफिन टेक, आप देखिए केफिन टेक ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 1147 के आसपास का, यहाँ पे गया था सितंबर के महीने में। उसके बाद देखिए गिरावट तो हुई, लेकिन गिरावट के साथ कंसोलिडेशन करने लगा। अब कंसोलिडेशन कब तक किया इसने? दिसंबर के महीने तक। दिसंबर में जैसे ही इसे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के साथ ही साथ अब एज पर सेबी कांस्टेंट हम यहाँ पे करंट प्राइसेस डिस्कस नहीं कर सकते। तो करंट प्राइसेस आप देखिए कि आप कहाँ पे चल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब इस पर्टिकुलर कंपनी का जो करंट प्राइस से कितनी गिरावट हो जाती है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके पहले आप देखिए तो जो भी मूवमेंट होती रहती थी वो मूवमेंट आपको एक हायर हाइज हायर लोज वाली मूवमेंट देखने को मिल रही थी। अब अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दिसंबर में 86 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। ऑब्वियसली प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे बढ़ रहा था और 86 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिरावट हो सकती है और गिरावट हमें देखने को मिली प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। अगर हम प्राइसेस देखें तो प्राइसेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस भी 1500-1600 के आसपास थे, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे था दिसंबर के महीने में। तो ऐसे में यहाँ पे देखें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ प्राइस भी बढ़ रहे थे, प्राइस गिरने के साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीई रेशियो जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस बाय डिवाइडेड बाय ईपीएस, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। तो हमें ये देखना होगा कि अर्निंग पर शेयर में क्या डिक्लाइन हुआ है, पिछले 3-4 महीनों में डिक्लाइन हुआ है तो क्यों हुआ है, और हमें देखना होगा कि इसका जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें ओवरऑल क्या गिरावट हमें देखने को मिली है, क्या मार्केट पार्टिसिपेशन में ओवरऑल हमें गिरावट देखने को मिली, क्या कई सारे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स क्लोज हुए, क्या कई सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी पोर्टफोलियो खाली की है। तो ये सब बिजनेस के साथ कोरिलेशन जब होता है स्टॉक मार्केट में कंपनियों का, क्योंकि जो हम स्टॉक देख रहे होते हैं राइट, स्टॉक जो है रिफ्लेक्शन होता है किसी न किसी फंडामेंटल्स का, किसी न किसी कंपनी के फंडामेंटल्स का। तो कंपनी अगर फंडामेंटली साउंड है, कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट करता है। ये बात हमें समझ के चलनी चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ हमें दिख रही है सेल्स ग्रोथ में या नहीं, इसको देखने के लिए सेल्स आप देखिए तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही थी। प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट 20 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही थी पिछले 3-4-5 सालों में। अब ये ग्रोथ जो है एक पॉइंट पे आके, ग्रोथ कभी भी होती है तो एक पॉइंट पे आके, जैसे हमने मैंगो का ट्री का एग्जाम्पल देखा था राइट, पेड़ फल दे रहा है लेकिन कभी कभी क्या होता है एक सर्टेन टाइम पे आके हो सकता है 1-2 साल के लिए फल ना दे, हो सकता है आपको यहाँ पे बिजनेस में लॉस हो जाए। लॉस के कारण हमें ढूंढने होंगे, हमें ढूंढना होगा कि भाई जो पौधा फल नहीं दे रहा है क्यों नहीं दे रहा है, और हमें उस चीज़ को रेक्टिफाई करना होता है, और वो रेक्टिफाई करते हैं कंपनियों के मैनेजमेंट। तो हमारा काम है इन्वेस्ट करना और कंपनी के मैनेजमेंट का काम है कंपनियों के ओवरऑल जो भी क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है वो सब करना। ठीक है, एफआईआई जो बेचारे हमारे मार्केट में आए थे एक दिन के लिए, वो सर्टेन रीजन के लिए आए थे और वो करके यहाँ पे पिछले 1-2 दिन से हमें फिर से एफआईआईज बिकवाली करते हुए ओवरऑल दिखाई दे रहे हैं। अब इस बात पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन पे ध्यान देना, और मार्केट की सिचुएशन पे ध्यान देते हुए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के तहत इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करना है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आम के पेड़ के एग्जाम्पल के साथ, उसको कैसे हमें लागू करना होता है अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और दोस्तों में स्टॉक मार्केट के बारे में शेयर करते रहिए इन्फॉर्मेशन, ताकि वो भी सीख सके और इधर उधर की बातों से बचते हुए डिसीजंस ले सकें इन्वेस्टिंग का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।